गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने पिछले वीडियोस के अंतर्गत अपन ने देखा था सामाजिकरण का अर्थ और उसकी विशेषताएं। आज हम देखेंगे कि इसकी मूल्य मुख्य विशेषताएं क्या है, क्योंकि पहले हमने जो अपना वीडियो दिया था उसके अंतर्गत हमने सामाजिकरण का अर्थ और उसके ये परिभाषा के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से सामाजिकरण, वैसे तो ये हमारी समाजशास्त्र का पार्ट माना जाता है, लेकिन हमारे राजनीतिक विज्ञान विषय इसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से सारे कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं कि सामाजिकरण की क्या विशेषताएं मानी जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यह आजीवन प्रक्रिया है, क्योंकि यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। जैसे मनुष्य का जन्म होता है और वह जब तक मर नहीं जाता तब तक वह इस प्रक्रिया को अपनाता रहता है, इसलिए इसे हम आजीवन प्रक्रिया कहते हैं। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता, इसीलिए यह आजीवन प्रक्रिया मानी जाती है, जो कि एक सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से हमारी व्यवस्था के अंतर्गत आती है। साथ ही इसमें समय व स्थान सापेक्ष मानी जाती है, क्योंकि दो भिन्न भिन्न समय में दो भिन्न भिन्न समाजों के अंतर्गत यह बदलती रहती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन काल के अंतर्गत भारत में मूल्य मान्यताएं अधिक अलग थी और आधुनिक समय में मूल्य और मान्यताएं बदल गई हैं। पहले जैसे हम देखते थे कि रसोई में खाना जब पकाते थे तो चप्पल जूतों को अंदर लेकर नहीं जाया जाता था। व्यक्ति चप्पल जूतों को बाहर उतारा करता था, रसोइयों में नहीं जाया जाता था। खाना हम बैठ के खाते थे, लेकिन आज की परंपरा कुछ चेंज होती जा रही है, जिनमें जो कि एक मूल्यों की भिन्नता मानी जाती है। इस भिन्न भिन्न मूल्यों को में आज जो हमारी व्यवस्था है वह इन भिन्न भिन्न मूल्यों के माध्यम से अभिवादन का जैसे तरीका हुआ, वस्त्र आभूषण हुए, विचारों में परिवर्तन हुआ, इन सब के माध्यम से एक भिन्नता पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारी व्यवस्था है यह समय और स्थान के सापेक्ष मानी गई है, यानी समय के अनुसार बदलती रहती है। साथ ही लेकिन चूंकि यह हमारी एक सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से होती है, तो यह कार्यों को सही रूप से संपन्न करती है। देन संस्कृति के आत्मसात करने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। इसमें प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया को मानी जाती है, क्योंकि ये बालक जो है प्रारंभ के अंतर्गत ही ये इस व्यवस्था को अपनाता है, जो कि एक प्राणी शास्त्रीय इकाई के रूप में मानी जाती है। क्योंकि जब बच्चा संसार में आता है तो वह सबसे पहले समाज के अंतर्गत आके अपने परिवार के साथ मिलकर उसके मूल्यों को अपनाता है, सीखता है और समझता है। साथ ही संस्कृति के संचरण सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही वह करता है, क्योंकि नई जो पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी से कुछ ना कुछ ग्रहण करती ही रहती है, जिससे समाज में निरंतरता बनी रहती है। साथ ही स्व विकास की प्रक्रिया है यह, इसमें व्यक्ति की चेतना और उसकी जागरूकता का विकास होता है। तो पूर्ण रूप में हम जाने तो इसकी निम्न विशेषताएं मानी जाती हैं। यह आजीवन प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, समय के अनुसार परिवर्तन की स्थिति है, जो कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के अंतरों को समझाती है और उससे नई पीढ़ी को आत्मसात करने की प्रेरणा भी देती है। क्योंकि कुछ अच्छी चीजें हमारी पुरानी पीढ़ी के अंतर्गत होती हैं जिसे हमें ग्रहण करना चाहिए, और अगर पुरानी पीढ़ी को भी नई पीढ़ी से ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे ये लेकर अपने साथ आत्मसात करने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। देन फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह हमारे संस्कृति के संचरण सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा काम करता है। यह स्व विकास की प्रक्रिया है, इसमें व्यक्ति की चेतना तथा जागरूकता का विकास होता है। अब हम बात करेंगे इसके उपदेशों की, क्योंकि इनकी विशेषता ही इनके उपदेशों के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं। सबसे पहले तो यह आधारभूत नियमबद्धता का विकास करती है, क्योंकि जब भी कोई भी नियम कानून बनाए जाते हैं तो वह हमारी पुरानी रीति रिवाज परंपराओं के माध्यम से ही बनाए जाते हैं, जो कि हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। सामाजिक दायित्वों की शिक्षा के माध्यम से उसकी पूर्ति का साधन मानी जाती है। साथ ही यह क्षमताओं का विकास भी करती है। तो इसके ये निम्न उद्देश्य माने जाते हैं, जैसे आधारभूत नियमबद्धता, आकांक्षाओं की पूर्ति, सामाजिक दायित्व की शिक्षा और क्षमताओं का विकास। इसी आधार पर इसके निम्न सोपान माने जाते हैं, जो कि चार आधार पर प्रतिपादित किए जाते हैं। सबसे पहला रहता है इसकी मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था यानी वह अवस्था मानी जाती है जिसके अंतर्गत बच्चे का जन्म होता है, जिसमें वह मौखिक रूप से अपनी बोल नहीं सकता, लेकिन अपने हाव भावों के माध्यम से, जैसे उसे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, जो कि वो बोल नहीं पा रहा है और अपने हाव भाव से प्रकट करके समझाने की कोशिश करता है, तनाव की स्थिति को प्रदान करके वह अपने हाव भावों से समझाने की कोशिश करता है। यानी वह अवस्था कौन सी कहलाएगी? हमारी मौखिक अवस्था, जो कि शुरुआत के दौर पे चलती है, जो कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर
2 साल तक की प्रक्रिया यह इसके अंतर्गत मानी जाती है। देन आती है इसकी सोच सोपान, जो कि 4 से 5 साल तक के बच्चों के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों ये समझ जाते हैं कि उन्हें कहाँ कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, शौच कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, वो तो ये नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना चाहिए, वो जनरली अपने कपड़ों को भी गीला कर लेता है। लेकिन इस अवस्था तक आते-आते ये बच्चे में समझ आ जाती है कि उसे कैसे काम को संपन्न करना है। तो वह अपनी बोलने की भाषा के माध्यम से, क्योंकि वो थोड़ा-थोड़ा बोलना भी सीख जाता है और सीखने की प्रक्रिया हमारी विशेषता मानी जाती है। तो उस सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से वह अपनी बातों को कहता और समझाने की कोशिश करता है, जिसके अंतर्गत यह हमारा शोष सोपान माना जाता है। देन आता है मातृ रति सोपान। इसके अंतर्गत व्यक्ति एक अवस्था को प्राप्त कर जाता है, जिसके अंतर्गत उसे ये अपने यौन संबंध, अपने शारीरिक अंतर के भाव के माध्यम से वह उसे समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि शरीर में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। शरीर अगर लड़की का है या लड़के का है, दोनों में चेंजिंग आने शुरू हो जाते हैं। तो वह उनकी भावनाओं के माध्यम से अपनी व्यवस्था को समझाने की कोशिश करता है और उसके माध्यम से पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। धन स्थिति आती है किशोर अवस्था की। यह वह अवस्था कहलाती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति ये अपनी ये तनाव, मानसिक और शारीरिक स्थिति के कारण समाजशास्त्रीय तनाव के रूप में यह अपनी व्यवस्था को अपनाता है। क्योंकि उसका शारीरिक विकास हो रहा होता है, उसे समझ में नहीं आता, अगर सही उसको गाइड नहीं किया जाए तो वो भटक भी सकता है। इसलिए किशोर अवस्था एक मेन अवस्था मानी जाती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति का सही मार्गदर्शन ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से समाजीकरण हमारी व्यवस्था के अंतर्गत समाज में अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कार्यों को संपन्न करने के लिए एक अनिवार्य व्यवस्था मानी जाती है। और हमारा यह महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह भी इसी रूप में आता है। जनरली पूछ लिया जाता है कि समाजीकरण क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी क्या विशेषताएँ हो सकती हैं, क्या ऐसे लक्षण हैं, क्या ऐसे सोपान हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी ये इन अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए समाज में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।